नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल हूँ। आई एम सीनियर कंसल्टेंट इन न्यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी, तो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। सो आज हम यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से आए हैं और जो मेरा स्पेशलिटी है वो है यूरोलॉजिकल कैंसर्स के ऊपर, जो हमारे जैसे किडनी या प्रोस्टेट या फिर हमारे यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स होते हैं। मैं उस चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हूँ। देखिए, कैंसर को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और हम कहते हैं कि अगर हमारा स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है तो इसका मतलब कि बीमारी जो है वो अभी धीरे धीरे करके एडवांस हुई है, अभी वो फैली नहीं है। तो स्टेज 3 तक के केसेस के अंदर मैक्सिमम ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं और कैंसर से कंप्लीट जो छुटकारा है वो हासिल हो जाता है। स्टेज 4 में सर्जरी अलोन या सिर्फ ऑपरेशन के माध्यम से हम पूरा कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं कर पाते और हमें कीमोथेरेपी या बिजली यानी रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी जैसे अलग अलग ऑप्शंस की भी मदद लेनी पड़ती है। पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो कौन से टाइप का कैंसर है, वो कितना एग्रेसिव है और क्या स्टेज है, इन सारों चीज़ों पे, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। पर हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर हमारा स्टेज 1 से लेकर 3 तक है, फर्स्ट से लेकर 3 तक है, तो फिर हम एक अच्छा रिजल्ट पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, आपकी इस टेक्निक का पूरा नाम क्या है और कौन कौन सी कैंसर का इलाज आता है? तो ये जो टेक्निक है इसको हम रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि जैसे रोबोट ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन इसमें डॉक्टर या सर्जन भी परफॉर्म करते हैं, बट मशीन जो है वो हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है और मशीन जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमारी जो मूवमेंट्स हैं या हमारी जो प्रिसीशन है उसको बढ़ा देती है। जो ऑपरेशंस हम ओपन आंखों से करते हैं जिसमें हमें नॉर्मल तरीके से दिखाई देता है, मशीन की हेल्प से वही ऑपरेशन करते टाइम हमें 10 गुना ज़्यादा मैग्नीफाई होकर दिखाई देता है। जैसे हम कहते हैं फोटो को हम जूम करके देख सकते हैं, इसी तरीके से ऑपरेशन में भी हम जो ऑपरेट हम कर रहे हैं वो हम जूम या मैग्नीफाइड विजन में देखते हैं। रोबोटिक सर्जरी बहुत ही एक नई टेक्निक और एडवांस टेक्निक है जिसको ऑपरेशन के लिए, कैंसर के ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है और हमारी फील्ड में खासकर किडनी के कैंसर, दंतों के कैंसर यानी प्रोस्टेट कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के कैंसर, इनको हम मुख्य रूप से रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से डील करते हैं। तो थर्ड स्टेज तक इसका इलाज संभव है? थर्ड स्टेज तक हम ये मानते हैं कि जो हमारा ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट सर्जरी से कंप्लीट हो जाता है, हमें और किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेज 4 अगर होता है तो भी ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट उन कंडीशन में हमें बाकी थेरेपी यानी कीमो, रेडिएशन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। इसका इलाज परमानेंट है सर या बाद में भी हो जाता है? नहीं, सी परमानेंट, डेफिनेटली परमानेंट है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है इससे बीमारी जो है वो पूरी तरीके से हम जड़ से उसको क्लियर करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद हमारा जो रिजल्ट है लॉन्ग टर्म रिकरेंस चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है और जिस टाइप से हम मानते हैं कि ओपन सर्जरी के बाद जो हमारा फॉलोअप रहता है, जिस टाइप से हम कैंसर के मरीजों का एक रेगुलर उनको जांच के अंदर रखते हैं, उसी टाइप से रोबोटिक सर्जरी के बाद भी उनको रेगुलर जांच के अंदर रखा जाता है। सर, एक आप KFT किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं इसको, हाँ। इसके अंदर एक पर्सन को कितनी बार टेस्ट कराना चाहिए, उसके कोई सिम्टम वगैरह को पता चले? देखिए, रीनल फंक्शन जो KFT को कहते हैं, KFT के टेस्ट से हमें कैंसर का पता नहीं लगता। KFT सिर्फ हमें ये बता सकता है कि हमारी जो किडनी है उसका फंक्शन कितना अच्छा है। यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप किडनी का फंक्शन किसी व्यक्ति का अच्छा नहीं है तो 3 महीने में एक बार वो टेस्ट करवाना चाहिए। जहाँ तक बात है कैंसर के डिटेक्शन के लिए, कैंसर में किडनी के अंदर कोई ट्यूमर है या नहीं इसका पता हमें अल्ट्रासाउंड से लगता है और हम रेकमेंड करते हैं कि आप साल में एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए। साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराने से आप किडनी में अगर कुछ भी डिटेक्ट हो रहा, कुछ भी ग्रो कर रहा होगा तो वो हमें पता लग जाएगा। एक पहले पंजाब के अंदर आपका कैंसर का घर बोल रहे हैं अभी तक, और हरियाणा के अंदर कैंसर के पेशेंट दिन बढ़ रहे हैं, इस पे कुछ प्रकाश डालो। ये बहुत सही बात है और हम खुद भी अपनी प्रैक्टिस में नोटिस कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर हरियाणा से भी हमारे पास कैंसर के काफ़ी ज़्यादा मरीज आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रॉपर अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत बार हम एडवांस केसेस में इन पेशेंट्स को देखते हैं, स्टेज 4 में हम पेशेंट्स को देखते हैं। तो हमारा फोकस ये है कि लोग अपना स्क्रीनिंग, अपने बेसिक टेस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पे कराएं। PSA का एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, जिससे हमें कैंसर का, प्रोस्टेट कैंसर का अर्ली आइडिया जो है वो लग जाता है, वो हम कराएं जिससे अपने को कैंसर के बारे में सही टाइमिंग और सही स्टेज पे पता लगे। बट ये बात सही है कि ओवरऑल कैंसर के इंसिडेंस जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सर, पेशेंट को कुछ सिम्टम्स भी आते होंगे। सॉरी।
सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षण, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी इसका एक टीकाकरण भी किया जाता है, तो बिल्कुल। इसके सर शुरुआती लक्षण क्या रहते हैं? देखिए, सर्वाइकल कैंसर के अंदर जो टीकाकरण है वो बहुत ही वैलिड ऑप्शन है, और आज की तारीख में एक ऐसी वैक्सीन है वो जिससे अगर हम सही टाइम पे वो बच्चियों को लगाते हैं तो फिर उसमें कैंसर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सर्वाइकल कैंसर के जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, ब्लड आना, स्पॉटिंग होना, पीरियड से रेगुलर होना, इस टाइप के सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मेंस में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, बिल्कुल। सबसे मेजर यही उसका है ग्रोथ। क्या कारण है ये बढ़ रहा है इतना? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो एक हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। आज की डेट में हमारे खाने से लेके, हमारे एयर से लेके, हमारे पीने के पानी तक में कहीं ना कहीं हम जितना भी कोशिश करें अवॉइड करने का, कोई ना कोई पोल्यूशन, कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो रहता है, जिसकी वजह से हमारे कैंसर के लिए प्रीडिस्पोजिशन यानी कि कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, हमारा खान पान जो है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक होना, बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन इंटेक होना, वो भी प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ाता है। तीसरा, जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका भी असर कहीं ना कहीं प्रोस्टेट के ऊपर होता है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे उस कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के अंदर जो खास सिम्टम्स हैं, यूरिन का बार बार आना, रात को ज़्यादा उठना पड़ता हो यूरिन पास करने के लिए, या फिर PSA का बढ़ा होना, या यूरिन में कोई ब्लड आना। बहुत बार हमारे जितने भी हम अवेयरनेस कैंप वगैरह करते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि ऐसे सिम्टम्स को आप इग्नोर मत करिए। अगर यूरिन में ब्लड आता है तो उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि हो सकता है हमें सही टाइम पे कैंसर अपना एक मैसेज दे रहा हो, और अगर हम उसको सही टाइम पे पिक ना कर पाए तो वो एडवांस स्टेज पे कन्वर्ट हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जटिल प्रक्रिया मतलब देश में कब आई सर, और आपने ये प्रशिक्षण कहाँ हासिल किया? देखिए, रोबोटिक सर्जरी की जो मेरी पर्सनल ट्रेनिंग है वो लंदन से है। मैंने 2 साल लंदन में रोबोटिक सर्जरी और ये ऑपरेशन की ट्रेनिंग ली है, और वहाँ पे परफॉर्म भी किए हैं काफ़ी ऑपरेशन। हमारी कंट्री में खुद के हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में ये जो ऑपरेशन है ये पिछले 7-8 सालों से हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं। हमारी कंट्री में भी एक टेक्निक आए हुए 10 साल से के आसपास का समय हो चुका है। सर, सिरसा से भी कोई कैंसर के मरीज आपके वहाँ पहुँचे हैं, ठीक हुए? हाँ, काफ़ी। जैसे मैंने मेंशन किया कि सिरसा से मैं किडनी के ऑपरेशन अभी तक कम से कम 15 से 20 मरीजों के हम ऐसे ऑपरेशन कर चुके हैं जहाँ पे हमने ट्यूमर को रिमूव किया है और किडनी को पूरी तरीके से सेव किया है। ठीक है सर, थैंक यू। सब इसके बचने का क्या उपाय है ताकि ये हो ही ना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से चाहे प्रोस्टेट हो चाहे किडनी हो, हर जगह कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा एक्सेसिव बॉडी वेट, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वजन है जिनका, उनमें भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल ना होना, रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, इन सारी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर बाई चांस बीमारी हो रही हो तो सही टाइम पे डिटेक्ट हो। तो एक रेगुलर हेल्थ चेकअप, चाहे फिर वो अल्ट्रासाउंड हो, PSA का ब्लड टेस्ट हो, जो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, जिससे अगर बीमारी हो रही हो तो हमें सही टाइम पे उसका पता लग जाए। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। कुछ बच्चों में भी ये कैंसर डायग्नोज किया जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ है? देखिए मैम, कैंसर बच्चों के अंदर भी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और सरप्राइजिंगली जो बच्चों में कैंसर होता है वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैंसर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड कैंसर होता है। तो बच्चों के अंदर कुछ हमारे जो जीन्स होते हैं, जो जिनके साथ हम पैदा होते हैं, वो जीन्स ही कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्टिव होते हैं और उनकी वजह से कैंसर डेवलप होता है। खासकर बच्चों में जो कैंसर देखा गया है वो ब्लड कैंसर देखा गया है, और उन सब के अलग अलग ट्रीटमेंट है। हालांकि ब्लड कैंसर के अंदर कोई सर्जिकल ऑप्शन या रोबोटिक मशीन में हमें हेल्प अभी तक नहीं कर सकती, और उसमें हमें कीमोथेरेपी या बोन मैरो जैसे ट्रीटमेंट जो है उनकी तरफ ही जाना पड़ता है। तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? कहीं से भी ब्लड आना, मसूड़ों से ब्लड आना, या फिर कमजोरी महसूस होना, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ना, या वीकनेस रहना, सांस चढ़ना, इस टाइप के सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं। सर, इसमें रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी अगर कैंसर का ऑपरेट होकर बीमारी निकल गई है तो जरूरत नहीं पड़ती। उनकी जरूरत हमें तभी पड़ती है जब बीमारी इतनी ज्यादा हो कि हम उसको ऑपरेट करके निकालें।